नमस्कार दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मोडाल्स के बारे में, जिसमें मैं आज आपको इसका बेसिक यानी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मोडाल्स समझाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों आपके लिए मोडाल्स बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों आप यकीन मान लीजिए, जब तक आप इंग्लिश ग्रामर में किसी भी चीज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, जब तक वो टॉपिक या वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ सकता। तो आज की पहली वीडियो मैं मोडाल्स पे बना रहा हूँ। इसके 2-4 पार्ट में आगे भी आपके लिए बनाऊंगा, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि आखिर मोडाल्स क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं इसको बोलूं कि इंग्लिश ग्रामर में हम मोडाल्स किसे कहते हैं, यानी ये है हमारी एक तरीके से स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है ये, यानी ये विशिष्ट सहायक क्रिया है। यानी क्या है ये? विशिष्ट सहायक क्रिया। हिंदी में लिखूं तो मैं इसे इससे लिख सकता हूं कि ये विशिष्ट सहायक क्रिया है। तो देखिए, अगर आप मोडाल्स को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नंबर 1 पे समझना पड़ेगा कि वर्ब क्या होती है। नंबर 2 पे आपको समझना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। और नंबर 3 पे आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि स्पेशल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। अगर आज का वीडियो आप पूरा अंत तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, मोडाल्स आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। और इसके बाद मैं इसके कैन, कुड, मे, माइट इन सब पे वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। और मेरे चैनल पे काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें मोडाल्स पढ़ाइए, तो ये वीडियो आज का आपके लिए है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, आपके सपोर्ट की इस चैनल को और मुझको दोनों को बहुत ज़रूरत है, तो हमें सपोर्ट कीजिए। मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना है कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, और हमें अपने भारत को पढ़ने और बढ़ने में मदद करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए आपके लिए एक स्पेशल नोट बनाता हूं। इसे आप नोट करते रहें अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पेशल नोट है। ये किसी बुक से नहीं है, जो 20 साल मैंने पढ़ाया है उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा आपके। तो देखिए, नंबर 1 पे आप समझिए, मोडाल्स को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? पहले वर्ब समझना पड़ेगा। यानी वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है। हम वर्ब को क्रिया कहते हैं। अब क्रिया क्या होती है? तो देखिए, क्रिया उन शब्दों को या शब्दों के समूह को कहते हैं जो किसी वाक्य में, यानी जो किसी सेंटेंस में हमें इंफॉर्मेशन देती है। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। यानी ये सब्जेक्ट के या तो स्टेट बताती है, या ये सब्जेक्ट के एक्शन को बताती है, या फिर ये सब्जेक्ट के दोनों चीजों को बताती है, उसके स्टेट के साथ उसके एक्शन को। जैसे अभी मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाता हूं कि क्रिया हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है? सब्जेक्ट के बारे में। और सब्जेक्ट कौन होता है दोस्तों? जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट वो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है, संजीव हो सकता है, निर्जीव हो सकता है, जो किसी वाक्य में कार्य करता है या फिर जिसके बारे में बात की जाती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मैं अभी आपको समझाता हूं। तो ये जो क्रिया होती है ना, हमें कर्ता के बारे में 3 बातों के बारे में जानकारी देती है। पहली चीज हमें बताती है ये उसकी स्टेट। यानी क्या बताती है दोस्तों? स्टेट बताती है, यानी अवस्था। और अवस्था होती है दोस्तों 3 प्रकार की। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैंने लिखा आई एम ए टीचर। मैंने लिखा आई एम ए टीचर, तो मैं एक अध्यापक हूं। तो ये हूं जो बता रही है ना, ये सब्जेक्ट की क्या बता रही है? स्टेट बता रही है। अगर मैं जैसे ही इसे वॉज करूंगा
ये पास्ट स्टेट हो जाएगी, और जैसे ही मैं इसको विल बी करूंगा तो ये फ्यूचर स्टेट हो जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल, स्टेट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी जो भी सब्जेक्ट की, भले वो आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, या सिंगुलर नाउन हो या बहुवचन संज्ञा हो यानी प्लूरल नाउन हो, इनकी स्टेट के बारे में जो भी बताएगा ना वो हमेशा वर्ब होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सी बात है। दूसरी चीज बताती है ये एक्शन। एक्शन का मतलब कार्य, एक्शन का मतलब कार्य। अब देखिए स्टेट भी एक वर्ब होती है जिसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं, एक्शन भी एक वर्ब होती है जिसे डायनेमिक वर्ब कहते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट बोथ ऑफ देम? देखिए स्टेट में हम किसी भी पार्ट्स ऑफ बॉडी का रोल नहीं होता, केवल समय का रोल होता है, टाइम का रोल होता है। जैसे मैं कहूं कि आई एम ए यूट्यूबर, मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं जैसे ही एम को वॉज करूंगा तो आई वॉज ए यूट्यूबर, मैं एक यूट्यूबर था। आई विल बी ए यूट्यूबर, तो मैं एक यूट्यूबर हूंगा। तो यहां पे एम, वॉज और विल भी हमारे यानी मेरे स्टेट के बारे में बता रहे हैं, यानी प्रेजेंट है या पास्ट है या फिर फ्यूचर है। स्टेट आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से कर्ता किस अवस्था में है ये चीज आपको बताती है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। एक्शन की बात करें तो जो भी संजीव प्राणी होता है या निर्जीव प्राणी होता है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा संजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, और संजीव भी कार्य करते हैं और निर्जीव भी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। बट कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए मेरे दोस्तों सबसे पहले उसे अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हम आंखों से, अभी आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, किससे? आंखों से। अगर आप इन आंखों को बंद कर लें तो क्या आप मुझे देख पाएंगे? नहीं। तो नेचुरल सी बात है कि संजीव प्राणी हो या निर्जीव प्राणी हो, अगर वो अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी का इस्तेमाल करके कोई भी कार्य को करता है तो वो उसका क्या कहलाता है? एक्शन कहलाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें टाइम का लोचा है और इसमें पार्ट्स ऑफ बॉडी का लोचा है। इन द सेंस मैं अगर आपसे कहूं कि एक्शन डायनेमिक वर्ब होते हैं जो पार्ट्स ऑफ बॉडी को यूज करके परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे आंखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, पैर से हम चलते हैं, मुंह से हम खाते भी हैं, मुंह से हम बोलते भी हैं, बहुत सारे काम करते हैं हम अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी का इस्तेमाल करके। तो देखिए कोई भी संजीव प्राणी हो, कोई भी निर्जीव प्राणी हो, अगर वो अपने शरीर के अंगों का प्रयोग करके कुछ भी करता है ना तो वो उसका एक्शन कहलाता है दोस्तों। और एक्शन बताए किसी सब्जेक्ट क्या या किसी सब्जेक्ट की स्टेट को बताए, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, याद रखेंगे। तीसरी बात यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, बोथ। बोथ मतलब दोनों। देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, ये मैंने पहला एग्जांपल दिया आपको जिसमें मैंने यहां पे कर्ता बता रखा है। एक और ढंग से एग्जांपल देता हूं, मैं इसे मिटा देता हूं और ढंग से एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे पहले में मैं स्टेट के बारे में बताता हूं। जैसे मैंने लिखा यू आर माई स्टूडेंट, जो आप वीडियो देख रहे हैं आप मेरे क्या हैं? विद्यार्थी हैं। यू आर माई स्टूडेंट। अब ये यू जो है वाक्य का कर्ता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ये जो आर है ना ये उसकी स्थिति को बता रहा है, यानी उसकी अवस्था को बता रहा है। जैसे मैं इस आर को वॉज में चेंज करूंगा, वर्ब में चेंज करूंगा या विल बी में चेंज करूंगा तो इस यू की ना स्टेट चेंज हो जाएगी। भले आर हो, वर हो या विल बी हो, ये सब्जेक्ट की केवल स्टेट को बता रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो मैंने लिखा आई वेंट या मैंने लिखा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं। यहां पे जाना, जाते कैसे हो? पैरों से जाते हो ना, तो ये एक्शन को बता रहा है। या मैं इसी को ऐसे करूं कि आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, या मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि जो शब्द या शब्दों का समूह एक कर्ता के अवस्था को या उसके कार्य को या फिर दोनों का एग्जांपल मैं आपको दूं तो मैंने यहां पे लिखा शी इज फाइंडिंग ए न्यू जॉब। शी इज फाइंडिंग ए
शी इज फाइंडिंग ए न्यू जॉब, मतलब वह एक नई नौकरी ढूंढ रही है। तो देखो फाइंड का मतलब होता है एक्शन, ढूंढना। भाई सिंपल सी बात है, पैरों से चल के जाएगी, दिमाग से सोची कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है। तो फाइंडिंग इज ए एक्शन, और इज बता रहा है उसकी स्टेट, उसकी स्टेट। तो ये जो वर्ब होती है ना, ये कर्ता की या तो स्टेट को बताती है, या तो फिर उसकी एक्शन को बताती है, या फिर दोनों को बताती है। और एक और चीज होती है दोस्तों, या ये सब्जेक्ट की स्टेट है ना, उसको चेंज होने के बारे में भी बताती है। तो जो स्टेट को बताती है उन्हें हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं दोस्तों, और जो एक्शन को बताती है उसे हम डायनेमिक वर्ब कहते हैं, ठीक है। और जो दोनों को बताती है वो आ जाते हैं हमारे टेंस की कैटेगरी में, क्योंकि टेंस में हम किसी कर्ता के कार्य को उसकी अवस्था के साथ बताते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई है कि वर्ब क्या होती है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने बिल्ड कर दिया है। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, कि अब दूसरे नंबर पे समझते हैं कि आखिर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब देखिए मैंने नंबर 1 पे आपको समझा दिया कि वर्ब क्या होती है। अब नंबर 2 पे मैं आपको समझाऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो देखिए मेरे दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंपल, कि ये जो हमारी वर्ब है यानी क्रिया है, इसको मेनली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से किया जा सकता है, बट अभी टॉपिक समझने के लिए आप मेनली मान लीजिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब, पहली हम जिन्हें सहायक क्रिया कहते हैं, दूसरी जिन्हें हम मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया कहते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल, एक होती है हमारी सहायक क्रिया और एक होती है हमारी मुख्य क्रिया। अब देखिए दोस्तों हमें यह जानना है कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया इनमें आखिर डिफरेंस क्या है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which help us to understand the state of a action in a sentence performed by a subject। यानी किसी वाक्य में कर्ता के द्वारा जो कार्य किया गया है ना, उसकी क्या अवस्था है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैंने लिखा आई गोइंग, मैंने लिखा आई गोइंग टू स्कूल, मैंने लिखा आई गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा, मैं स्कूल जा रहा, ऐसा मैं कह रहा हूं। जब तक मैं यहां पे एम नहीं लगाऊंगा, या वॉज नहीं लगाऊंगा, या विल बी नहीं लगाऊंगा, तब तक मेरे दोस्तों आप इस मेन वर्ब यानी इस एक्शन वर्ब को नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो गोइंग है ना, ये मेन वर्ब है इस सब्जेक्ट की, है ना। इस मेन वर्ब की स्टेट को समझाने का काम कौन कर रहा है, एम या फिर वॉज या फिर भी विल बी। तो ये कैसी वर्ब हो गई, ये कैसी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब। इन्हें हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा गया, बिकॉज दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट, है ना। क्योंकि किसी भी वाक्य में कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कौन सी अवस्था में किया गया है, ये जानने के लिए दोस्तों हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो सहायक क्रिया, नाम में क्या लिखा है सहायक, तो सहायक क्रिया का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, कि ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की अवस्था को समझने में या जानने में हमारी क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो देखिए मेन वर्ब आपको मैंने बता दिया, जो हमारी एक्शन वर्ब होती है किसी भी वाक्य में वो क्या होती है, मेन वर्ब। और जो हमारी स्टेटिव वर्ब होती है किसी वाक्य में, जो मेन वर्ब के साथ आती है, यानी विदाउट मेन वर्ब अगर ये आए तो ये मेन वर्ब भी हो सकती है, यानी एक्शन वर्ब के। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब तभी इन्हें कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये कभी कभी मेन वर्ब भी होती है, बट इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब तभी कहेंगे जब इनके साथ एक एक्शन वर्ब भी आए। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है। तो आपको मैंने ये बता दिया बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। यानी मुख्य क्रिया की अवस्था को समझने के लिए जो क्रिया हमारी मदद करती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सहायक क्रिया कहते हैं। तो देखिए पहले नंबर पे मैंने आपको वर्ब समझा दिया,
दूसरे नंबर पे मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब समझा दिया। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो। जैसे मैंने लिखा राधिका, एक सेंटेंस बनाया मैंने, राधिका डैश डन हर वर्क। अब देखिए मैंने लिखा राधिका अपना कार्य कर चुकी, राधिका अपना कार्य कर चुकी। जब तक मेरे दोस्तों में यहां पे हैज नहीं लिखूंगा या हैड नहीं लिखूंगा या फिर विल हैव नहीं लिखूंगा, तब तक मेरे दोस्तों मैं इस एक्शन यानी ये जो मेन वर्ब है इस वाक्य में, जिसे आप एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब कह सकते हैं, इसकी स्टेट नहीं समझ में आएगी। और जो भी मुख्य क्रिया को समझने में सहायता करेगी वो हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। एक और एग्जांपल दें, जैसे अगर मैंने लिखा, बहुत ही सिंपल सा, जैसे मैंने लिखा अमन डैश कमिंग टू माई होम। मैं लिखा अमन डैश कमिंग टू माई होम, अमन मेरे घर आ रहा है, था या होगा। जब तक मैं इस कमिंग को नहीं समझ पाऊंगा या इस डन को नहीं समझ पाऊंगा, जब तक मैं इसके आगे इज या वॉज या फिर विल भी ना लगाऊं, है ना। अगर मैं लिखूंगा अमन इज कमिंग टू माई होम, कि अमन मेरे घर आ रहा है यानी वर्तमान में आ रहा है। अमन वॉज कमिंग टू माई होम यानी अमन मेरे घर आ रहा था। अमन विल बी कमिंग टू माई होम, अमन मेरे घर आ रहा होगा। यानी आना जो कि हमारी एक्शन वर्ब है, इसे समझने के लिए इज वॉज और विल बी हमारी क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब उस वर्बों को कहते हैं जो मेन वर्ब को समझने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई है। अगर अब भी कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट में लिखना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा मेरे दोस्तों। और दोस्तों ये जो मेरा तरीका है ना, ये मैंने अपनी लाइफ में बच्चों को पढ़ा के सीखा है। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सीधे लोग क्या करते हैं, टीचर्स आपको डायरेक्ट मॉडल सिखाते हैं, जिसकी वजह से आप इसको नहीं समझ पाते हैं। और ये जो है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप कहीं से भी पढ़ लेना मॉडल्स को, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और इससे पहले जो मैं इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की थी मैंने, उसके कई सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे मैं आपको लिंक दूंगा, आप नंबर 1 वीडियो से देखना, आपको इंग्लिश धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। अब बात करते हैं तीसरी बात की दोस्तों। देखिए फर्स्ट नंबर पे हमने सीखा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कर्ता के अवस्था, कार्य या फिर दोनों को जो शब्द या शब्दों के समूह हमें बताते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्रिया 2 प्रकार की होती है मेनली, एक होती है सहायक क्रिया और एक होती है मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी होती है, स्टेटिव वर्ब, जो कि मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब की स्टेट को बताने का बताने का काम करती है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। अब बात करते हैं कि स्पेशल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अभी देखिए मैंने आपको एक चीज समझाई कि भाई जो वर्ब होती है, जो हमारी क्रिया होती है, उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जिन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और एक होती है मेरे दोस्तों हमारी मेन वर्ब, जिन्हें हम मुख्य क्रिया कहते हैं, है ना। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसे फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यही चीज मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक आप मॉडल्स का या किसी भी सब्जेक्ट का नहीं समझेंगे, यकीन मान लीजिए आप उस सब्जेक्ट को तब तक रट रहे हैं, क्योंकि समझ तो आप रहे नहीं है। क्योंकि दोस्तों विक्की की पाठशाला यानी मेरा हमेशा से ये प्रयास होता है कि अपने बच्चों को, यानी जिन्हें मैं ट्यूशन में पढ़ाता हूं या मैं यूट्यूब पे आप सबको पढ़ाता हूं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाए, ना कि कोई नोट्स दिए जाए, ना कि बहुत सारे सेंटेंस करा के दिए जाए। मैं भी आपको नोट्स दूंगा, सेंटेंस भी दूंगा, बट पहले दोस्तों मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा।
इसको पढ़ने के बाद आप कहीं से भी पढ़ लेना, आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी, ये मेरा विश्वास है दोस्तों। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब को भी फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब, ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब यानी साधारण सहायक क्रियाएं, ठीक है। और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी विशिष्ट सहायक क्रियाएं, या मैं कहूं असाधारण सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब। देखिए ये हो गई हमारी साधारण, जो कि साधारण है, ठीक है। और ये हमारी असाधारण यानी विशिष्ट। अब देखिए ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या डिफरेंस है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है वही मोडाल्स हैं दोस्तों, वही मोडाल्स है। बट आप थोड़ा सा पहले ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब को समझिए। देखिए अगर हमारा डू हो गया या फिर डज हो गया, इज हो गया या एम हो गया या वो आर हो गया, ऐसे हमारा हैज हो गया या फिर हैव, ठीक है, ऐसी वॉज या वर, है ना, या विल या फिर मैं कहूं शैल, ठीक है। और भी कुछ छूट गए, मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए। अब ये जो है ना, ये साधारण सहायक क्रियाएं हैं। क्या है ये? साधारण सहायक क्रियाएं। क्योंकि ये केवल और केवल किस लिए इस्तेमाल की जाती है? हेल्पिंग वर्ब यानी मेन वर्ब की स्टेट को बताने के लिए। इन्हें केवल ये काम करती हैं केवल स्टेट बताने का। जैसा कि मैंने लिखा यहां पे, अमन इज कमिंग टू माई होम। कमिंग क्या है? एक एक्शन है। इज बता रहा है उसकी स्टेट की वो प्रेजेंट में परफॉर्म किया जा रहा है या पास्ट में या फिर फ्यूचर में, ठीक है। बट दोस्तों ये ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब होती है वो केवल और केवल मुख्य क्रिया की अवस्था को समझाने में ही सहायता करती है, जबकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ब होती है वो ना दो काम करती है। देखिए स्टेट वो भी समझाती है, स्टेट वो भी समझाएगी, ठीक है, बट साथ में मेरे दोस्तों वो आपको कंडीशन भी समझाएगी। यही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि आई कैन टीच इंग्लिश, मैंने लिखा आई कैन टीच इंग्लिश, मैंने क्या लिखा? आई कैन टीच इंग्लिश। या मैंने लिखा शी मे कम देयर, शी मे कम हियर। या मैंने लिखा कहते हैं यू would play क्रिकेट। तो देखिए मेरे दोस्तों कितना सिंपल है। कैन हमें बता रहा है कि प्रेजेंट की बात है, मे बता रहा है कि प्रेजेंट की बात है, वुड बता रहा है कि पास्ट की बात है, स्टेट ये भी बताती है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए कैन हमें साथ में ये भी बता रहा है कि भाई ये वर्तमान का वाक्य है जो फ्यूचर की सेंस में बोला गया है, बट साथ में ये जो करता है ना इसकी स्टेट तो बता रहा है और साथ में उसकी एबिलिटी भी बता रहा है, जो फीचर इनके पास नहीं होता। यानी जो हमारी ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब होती है ना दोस्तों, वो केवल और केवल सब्जेक्ट की स्टेट बताने का काम करती है। बट जो मोडाल्स होते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब यानी स्पेशल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विशिष्ट सहायक क्रियाएं होती हैं जो कर्ता की अवस्था तो बताते हैं, साथ में उसकी स्थिति यानी उसकी कोई खास बात भी बताते हैं। यानी ये आम बात बताती है। यानी ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब कैसी होती है? आम। और ये कैसी होती है? खास। क्या होती है? खास। इन्हें खास क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अवस्था तो बताती है और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों कोई खास बात भी बताती है। जैसे मैं प्रेजेंट तो बता रही है कि ये प्रेजेंट से रिलेटेड है या फिर फ्यूचर से रिलेटेड है, और साथ में ये पॉसिबिलिटी भी बता रही है। वुड हमें बता रहा है पास्ट है, बट साथ में मेरे दोस्तों ये भी बता रहा है कि ये पास्ट की हैबिट है। यानी कोई एक्स्ट्रा बात यानी कोई खास बात बताते हैं। मोडाल्स को तभी देखिए, आपने देखा होगा कि हमारी मान लीजिए कोई बाइक है, ठीक है, बाइक जैसी लग रही है, ठीक है, ये मान लीजिए बाइक है, बहुत ही तगड़ी बाइक बना दी।
तो मान लीजिए मेरे दोस्तों ये बाइक है, आपने देखा होगा बहुत सारी बाइकें होती हैं जो ऑर्डिनरी जो कंपनी से आती है, जो सबकी होती है ऑलमोस्ट, बट कुछ बाइक ऐसी होती है जिनका साइलेंसर आप कर देते हैं, उसमें बढ़िया सा हॉर्न लगा देते हैं, उसको थोड़ा उठा देते हो, तो उसको ऐसी बाइकों को आप क्या कहते हैं? मॉडिफाई बाइक। क्या कहते हैं? मॉडिफाई करवाई है। तो ऐसी इंग्लिश के जो निर्माता है ना, उन्होंने कुछ एक साधारण क्रियाएं बनाई, फिर उनको लगा कि यार ये तो आम बात बताने के काम आती हैं, तो कुछ खास बात बताने के लिए भी तो बनाई जाए, तो उन्होंने फिर निर्माण किया मॉडल्स का। ये हमें स्टेट तो बताती है मेरे दोस्तों, साथ में ये उस सब्जेक्ट की कोई स्पेशल बात यानी कंडीशन भी बताती है, जैसे कि कोई एबिलिटी हो गई, पावर हो गई उसकी, वो किसी से परमिशन मांग रहा है, या कोई पर्पस हो गया, या पास्ट हैबिट हो गई, ठीक है, अनरियल कंडीशन हो गई, कोई नीड्स के बारे में बता रहा हो, कोई भैया हिम्मत के बारे में बात करी जाए, है ना, पास्ट की हैबिट हो गई। तो देखिए दोस्तों, मॉडल्स में आपने याद रखनी है ये दो बातें कि मॉडल्स हमें स्टेट प्लस कंडीशन दोनों को बताता है। तो आई होप आपको ये पूरी चीज क्लियर हो गई है। अब मैं आपको इसकी कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता सकता हूं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं मेरे दोस्तों इसको मिटा देता हूं और फिर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। तो हमने इतना जान लिया अभी कि मॉडल्स क्या है। भाई वर्ब है, वर्ब में कौन सी? हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में भी कौन सी? स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है। इन्हें स्पेशल हेल्पिंग वर्ब क्यों कहा गया है? रीजन मैंने आपको बता दिया। रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये कर्ता की अवस्था को तो बताते हैं और साथ में उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताते हैं। अब मेरे दोस्तों हम बात करते हैं चौथी। अब मॉडल्स की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको लिखवाऊंगा जो आपको नोट करनी है। पहली बात देखिए, फर्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट, देयर आर द मेन मॉडल्स या मॉडल्स दोनों तरीके से बोला जाता है। देयर आर द मेन मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर। देखिए बहुत सारे, मैंने कहा ना बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं, ठीक है, बट मैं यहां पे ये बात समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि आखिर मॉडल्स में मुख्य कौन से हैं। तो देखिए हमारे जो मुख्य हैं वो हो जाते हैं हमारे सबसे पहले कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ये हमारे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू या आउट टू दोनों तरीके से बोला जाता है इसे, और डेयर यानी नीड, डेयर और यूज टू, और भी हैं, बट ये हमारे मुख्य हैं। ये समझ आ जाएंगे तो बाकी जो रह भी गए ना वो भी समझ में आ जाएंगे। मैं इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको, एक एक चीज आपको इतने अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा कि आप कभी भूल भी नहीं पाएंगे इसे। दूसरी चीज दोस्तों हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि मॉडल्स डिपेंड ऑन दी कंडीशन, यानी मॉडल्स जो होते हैं ना दोस्तों वो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे जब हम एक्टिव सीखते हैं और पैसिव सीखते हैं, हम देखते हैं कि ता है आ रहा है, या रहा है आ रहा है, या चुका है आ रहा है। चुका है आ रहा है तो हम हैज और हैव में से लगाते हैं। रहा में से आता है तो इज एम आर में से लगाता है। रहा था आता है तो हम वॉज और वर में से एक लगाते हैं। यानी यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ये जो मॉडल्स होते हैं ना, कहते हैं दे डिपेंड्स ऑन दी कंडीशन, नॉट एनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ हिंदी। यानी वो किसी भी स्पेसिफिक यानी किसी खास
हिंदी की पहचान के मोहताज नहीं होते हैं। इसमें भाव देखा जाता है कि कर्ता जो है उसका भाव क्या है, वो बोलना क्या चाहता है। क्या वो अपने समर्थ को दिखाना चाहता है, अपनी एबिलिटी को एक्सप्रेस करना चाहता है, या कोई अनरियल कंडीशन को बोलना चाहता है, या किसी से परमिशन लेना चाहता है, या परमिशन देना चाहता है, या अपनी भूतकाल की आदत को बताना चाहता है। तो यहाँ पे हिंदी मायने नहीं रखती है। कुछ टीचर्स बताते हैं कि सकता का मतलब कैन होता है, बिल्कुल गलत। कुछ टीचर बोलते हैं कि चाहिए का मतलब शुड होता है, बिल्कुल गलत। हिंदी तो इनकी इंपॉर्टेंट रखती ही नहीं है, ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए। हिंदी के मोहताज नहीं होते मोडाल्स। मोडाल्स में देखी जाती है कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि कंडीशन में मैंने लिखा एग्जांपल के लिए कि कोई अगर व्यक्ति एबिलिटी बता रहा है प्रेजेंट में तो कैन लगाया जाएगा, अगर वही एबिलिटी पास्ट में है तो कुड हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी पावर बता रहा है वर्तमान में तो कैन, और पास्ट में है तो कुड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। या कोई व्यक्ति अपनी पॉसिबिलिटी बता रहा है, यानी कोई भविष्यवाणी कर रहा है, संभावना व्यक्त कर रहा है, वर्तमान में कर रहा है ना, भूतकाल में भी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, पावर यानी अनरियल कंडीशन, कोई असंभव स्थिति के बारे में बात कर रहा हूं कि असंभव स्थिति यानी संभव ही ना हो, जिसमें जो चीज संभव ही ना हो, अनरियल कंडीशन हो गई। या फिर मैं कहूं कि कोई कर्ता किसी से प्रॉमिस कर रहा हो, है ना, या फिर अपनी वो पास्ट हैबिट के बारे में बात कर रहा हो। तो देखिए यहां पे हिंदी मायने नहीं रखती है, भावनाएं मायने रखती है। अगर जो बोलने वाला है यानी जो कर्ता है, यदि वो अपनी एबिलिटी को बता रहे, जैसे मैंने कहा मैं आपको अंग्रेजी सिखा सकता हूं, मैं अंग्रेजी सिखाता हूं। अगर मैं कहता मैं अंग्रेजी सिखाता हूं तो मैं लिखता आई टीच इंग्लिश। मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सिखाता हूं या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अगर मैं जैसे ही यहां पे कैन लगा दूंगा तो आई कैन टीच इंग्लिश, ये कैन एक तो हमें बता रहा है कि वर्तमान में बोली गई है बात और भविष्य से रिलेटेड है। दूसरा ये बता रहा है कि ये जो करता है ना, ये जो करता है इसकी एबिलिटी है कि ये इंग्लिश पढ़ा सकता है। जैसे मैंने कहा यू ओबे योर पेरेंट्स। मैंने कहा कि आप अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो। और यदि मैं ये चीज आपको एडवाइस देना चाहूं कि मैंने कहा कि आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, तो मैं यहां पे लगा दूंगा शुड, बहुत ही सिंपल। तो शुड हमें ये बता रहा है कि ये वर्तमान से संबंधित बात है। और दूसरी बात की दोस्तों कि कोई व्यक्ति किसी को एडवाइस दे रहा है, तो इंपॉर्टेंट यहां पे ये है ही नहीं कि सकता के लिए कैन आएगा, चाहिए के लिए शुड आएगा। ये टोटली गलत है भाई, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हमारे स्कूलों में यूट्यूब पे भी इसकी हिंदी बताने की कोशिश करते हैं। मॉडल्स कभी भी किसी हिंदी का मोहताज नहीं है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, कंडीशन यानी भावना पे, कि भाई बोलने वाले का तर्क क्या है। तो देखिए मैंने कहा मैं चाय पी सकता हूं, मैंने कहा मैं चाय बना सकता हूं। अब देखिए मैं चाय बना सकता हूं, मैंने ऐसे कहा मैं चाय बना सकता हूं। अगर सकता हूं देखते, अगर आप कैन लगाते हो तो सही है, बट यदि आप मे लगाते हो तो भी सही है, यदि आप माइट लगाते हो तो भी सही है, अगर आप मस्ट लगाते हो तो भी सही है। आप सोच रहे होगे ये तो गलत पढ़ा रहा है, नहीं दोस्तों। देखिए अगर आप कैन लगाओगे, अगर आप ऐसे बोलोगे कि आई कैन मेक टी, मैंने लिखा आई कैन मेक टी, तो यहां पे कैन ये बता रहा है कि ये जो करता है ना, ये चाय बना सकता है, यानी इसमें ये एबिलिटी है, यानी ये उसकी योग्यता है। अगर आप जैसे ही मे लगा देते हो तो ये संभावना व्यक्त कर रहा है कि भैया मैं चाय बना सकता हूं, यानी मोर देन 50% चांसेस हैं। यदि वो इसकी जगह पे माइट लगा देता है तो वो कहता है कि आई माइट मेक टी, मतलब मैं चाय बना सकता हूं बट लेस देन 50% चांस है। पर जब वो मस्ट लगा देगा, तो जब वो 100% श्योर है, उसने कहा आई मस्ट मेक टी, मैं चाय बना सकता हूं, यानी 100% श्योर है, यानी ये मोर देन 50% हो गया। मोर देन 50% के लिए मे आएगा, लेस देन 50% के लिए माइट आएगा। और यदि 100% श्योर है
तो वो मस्ट आएगा, या फिर कैन के लिए कहें कि वो उसकी एबिलिटी। तो देखिए दोस्तों, अगर एक ग्लास है, आप ऐसे बात समझिए, अगर एक ग्लास है, ठीक है, और उसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, आप कह रहे हैं कि ये आधा खाली है, मैं कह रहा हूं कि आधा भरा है, कौन सही है आप मुझे बताइए? दोनों सही हैं, दोनों का देखने का नजरिया अलग है, अपनी जगह पे दोनों ही सही हैं, पर दोनों का देखने का नजरिया अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए मैं भी सही हूं क्योंकि ये आधा भरा है, और आप भी सही है क्योंकि ये आधी खाली है। तो ऐसे ही दोस्तों कैन भी सही है, मे भी सही है, माइट भी सही है, और मस्ट भी सही है। ये तो आप किस कॉन्टेक्ट में बोलना चाह रहे हो इस पे डिपेंड करती है बात। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो मोडाल्स डिपेंड ऑन द कंडीशन, नॉट एनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ हिंदी। हैव यू गॉट? आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। आई होप दैट। अब जरा तीसरी बात को समझते हैं, एक तीसरी बात को समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल रूल की बात करेंगे, जनरल रूल। तो देखिए जनरल रूल क्या है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जनरल रूल। अब इस जनरल रूल को मैं दो कैटेगरी में बांट सकता हूं। एक होता है रियलिस्टिक एक्शन, रियलिस्टिक एक्शन, और एक होते हैं इमेजिनरी यानी हाइपोथेटिकल एक्शन। हाइपोथेटिकल एक्शन मतलब काल्पनिक बातें। देखो रियलिस्टिक और इमेजिनरी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को एक चीज की कंफ्यूजन है कि कभी तो वो मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं, कभी वो मोडाल्स के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी देखते हैं, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे आई कुड गो टू रेड फोर्ट, मैंने लिखा आई कुड गो टू रेड फोर्ट, यानी मतलब क्या, मैं लाल किला जा सका। मैंने क्या कहा? मैं लाल किला जा सका, मैंने ऐसा कहा। बट अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि आई कुड हैव गोन टू रेड फोर्ट, मैं लाल किला जा सकता था। तो देखिए दोस्तों, ये है रियलिस्टिक बात। मैं लाल किला जा सका, मैंने कहा मैं लाल किला जा सका, यानी रियल में गया हूं, और रियल में मेरी ये एबिलिटी थी कि मैं लाल किला जा सका। और पास्ट की एबिलिटी, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा, बट पहले कॉन्सेप्ट बताएं एक एक करके। मैं आपको कैन, कुड, मे, माइट बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा उन विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जो कि दोस्तों आर्थिक कम परेशानी के कारण ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं या अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो मैंने चैनल बनाया है ना, स्पेशली ग्रामीण बच्चों के लिए, और जो गरीब बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं खुद एक गरीब परिवार से हूं, मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, तो मुझे पता है कि क्या दर्द होता है कि क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाने वाले बहुत लोग होते हैं, उनके माता पिता भी होते हैं, अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, बट हिंदी मीडियम के बच्चे को अच्छा ट्यूशन नहीं मिल पाता, अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते, घर में भी ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिसके वजह से दोस्तों वो लाइफ में पीछे रह जाते हैं। बट दोस्तों आप फिक्र मत कीजिए, विक्की की पाठशाला हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए और गरीब बच्चों के लिए सदैव उनके साथ खड़ा है। यदि आप इस मुहिम में मेरे साथ हो तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके और शेयर करके दोस्तों मुझे जरूर मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों, मुझे ऊर्जा देता है आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए। और दोस्तों मुझे 2 डिकेड का एक्सपीरियंस है, इतना एक्सपीरियंस है ना दोस्तों मैंने, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया, और हिंदी मीडियम बच्चों को पढ़ाना दोस्तों एक तरीके से माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा होता है। और दोस्तों मुझे मजा आता है, आसान काम तो कोई भी कर लेते हैं, मजा आता है मुश्किल काम करने में, ठीक है। और मेरी आदत है कि मुझे मुश्किल काम ही पसंद है। तो देखिए आई कुड हैव गॉन टू रेड फोर्ट, तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस। मैं लाल किला जा सकता था, इसका मतलब नहीं गया, इसका मतलब नहीं गया। तो दोस्तों देखिए अगर रियलिस्टिक बात है, और रियल में कोई घटना घटी है वर्तमान में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं इसको रफ कर देता हूं और फिर इस रूल को समझाऊंगा, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से ये चीज क्लियर होगी। देखिए मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों
कि मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक है, मान लीजिए मैं हूं ये, ठीक है, ये मेरे प्यारे से हाथ हैं, ये प्यारे से पैर हैं, ठीक है, मान लीजिए, और थोड़े से बाल भी बना देते हैं क्या, अब लग रहा है मस्त बंदा, ठीक है, कैसा लग रहा है दोस्तों, हंसा दूं, ये लो भाई, मस्त, खुश। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये मैं हूं, मान लीजिए विक्की है। अब विक्की वर्तमान में मैं हूं या कोई भी हो, हर कोई व्यक्ति वर्तमान में जीता है, वर्तमान में जीता है। वो वर्तमान में रह के कुछ बातें भविष्य के लिए कहता है और कुछ बातें वो भूतकाल के लिए भी कहता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में रहते हुए भविष्य काल के लिए बात करता है, किसके लिए करता है, भविष्य काल के लिए, तो नेचुरल सी बात है वो सारी रियलिस्टिक ही होंगी। मैं कर सकता हूं, जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जा सकता हूं, तो अभी भविष्य में ही होगा ना। और भूतकाल में दोस्तों दो कंडीशन हो सकती है, रियलिस्टिक भी कर सकता है, मैं लाल किला जा सका या मैं लाल किला जा सकता था। तो देखिए बहुत ही सिंपल, अगर भविष्य काल या भूतकाल पीछे जाते हैं, है ना, अगर ये व्यक्ति भविष्य के लिए कह रहा है या फिर भूतकाल के लिए कह रहा है, ठीक है, और दोनों में रियलिस्टिक बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रियल बात कर रहा है, यानी रियलिस्टिक बात कर रहा है, ठीक है, कल्पना नहीं कर रहा किसी बात की। तो इस कंडीशन में जो रूल लगेगा ना, वो सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस मोडाल्स, जो भी अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन यानी भावना के अकॉर्डिंग आए वो लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और देन एक्स्ट्रा लगेगा। अगर मैं ये कहूं, जैसे फॉर एग्जांपल दूं कि आई कैन टीच, मैंने कहा आई कैन टीच इकोनॉमिक्स, मैंने कहा आई कैन टीच इकोनॉमिक्स, कि मैं अर्थशास्त्र पढ़ा सकता हूं, मैंने कहा मैं अर्थशास्त्र पढ़ा सकता हूं, वर्तमान में कह रहा हूं, भविष्य क्या सेंस है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, मैंने कहा मैं अर्थशास्त्र पढ़ा सका, यानी भूतकाल में मैंने पढ़ा दी, आई कुड टीच इकोनॉमिक्स, है ना। तो आपने देखा कि कैन के बाद भी टीच आया और कुड के बाद भी टीच आया, बिकॉज द बोथ द सेंटेंस आर रिलेटेड टू द रियलिस्टिक वर्ल्ड। रियलिस्टिक वर्ल्ड यानी कल्पना नहीं है, वास्तव में ऐसा कर सकता हूं मैं। परंतु दोस्तों, अगर मैं इसी को ऐसे कहता कि मैं अर्थशास्त्र पढ़ा सकता था, यानी नहीं पढ़ा पाया, यानी मतलब अगर आपने कोई भूतकाल में काम किया है और आप सोच रहे हो कि नहीं किया होता, और अगर कोई भूतकाल में काम नहीं किया है और आप सोच रहे हो कि किया होता, यानी रिवर्स थिंकिंग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, रिवर्स थिंकिंग। जैसे मैं कहूं कि मैं कल लाल किला जा सकता था, है ना, मैं कल लाल किला जा सकता था, तो ऐसा कब बोलूंगा मैं, आप मुझे बताइए, जब नहीं गया हूं। या मैं कहूं कि कल मैं लाल किला नहीं जा सकता था, इसका मतलब क्या हो गया कि मैं गया। बहुत ही सिंपल। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 दिन पहले मैं आपके लिए वीडियो बना सकता था, क्या बनाई, नहीं बनाई ना। ऐसा मैं कब कहूंगा, जब नहीं बनाई होगी। और अगर बना दी होती तो मैं ऐसे कहता कि 2 दिन पहले मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना सकता था, फिर भी मैंने आपके लिए बनाई। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, जब भी आप भूतकाल में पीछे जाके किसी भी बात को उल्टे तरीके से सोचोगे, किया है, नहीं किया होता, नहीं किया है, सोचते कि किया होता, तो ऐसे केस में हमारा ये जो रूल है ना, ये चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट पहले नंबर पे ही रहता है, मोडाल्स दूसरे नंबर पे ही रहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और उसके साथ लग जाता है दोस्तों हर बार हैव, और फिर हैव के बाद हमेशा लगाई जाती है थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन एक्स्ट्रा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता था, मैंने कहा मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता था, तो आई could have taught economics, I could have taught economics। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी। एक और एग्जांपल देता हूं बढ़िया सा। जैसे मैंने कहा कि आप आज आपको स्कूल जाना चाहिए, मैंने क्या कहा, आपको स्कूल जाना चाहिए, ठीक है। मैंने कहा यू शुड गो टू स्कूल, मैंने कहा आपको स्कूल जाना चाहिए, सिंपल, मैंने एडवाइस दी आपको।
बट अगर समय निकल गया और 8 से 10 साढ़े 10 बज गया और मैंने कह रहा हूं फिर आपको समय निकलने के बाद मैंने कह रहा हूं कि आपको स्कूल जाना चाहिए था, ऐसा कब कहूंगा? जब आप नहीं गए हों। और जब भी दोस्तों हम रिवर्स थिंकिंग करेंगे, इमेजिनरी करेंगे, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यू शुड, फिर हैव लगाएंगे, फिर इसको गॉन करेंगे टू स्कूल। कितना सिंपल है दोस्तों, देख रहे हो ना आप, कितना सिंपल है, बेमतलब में आप इतना टफ समझते हैं। तो दोस्तों ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे मैंने आपको बिल्ड करने की कोशिश की। अभी आप ये मत सोचना कि अभी तो मैंने क्या नहीं समझाया, कोड नहीं समझाया। मैं आज केवल और केवल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था कि मोडाल्स क्या है। ये एक स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए मैंने आपको वर्ब समझाई, फिर हेल्पिंग वर्ब समझाई, फिर मैंने आपको स्पेशल हेल्पिंग वर्ब समझाई, और फिर इसकी 3 इंपॉर्टेंट बातें समझाई दोस्तों कि ये हमारे मेन मोडाल्स हैं। भाई ये कंडीशन पे डिपेंड करती हैं, यानी भावना पे डिपेंड करती है, और इसका जनरल रूल जो सब पे अप्लीकेबल होता है, बस मोडाल चेंज हो जाएगा। अगर कैन की कंडीशन है तो कैन आ जाएगा, कुड है तो कुड आ जाएगा, मे है तो मे आ जाएगा, बस प्लेसमेंट यही रहेगी। यानी देखिए इसकी प्लेसमेंट पे वहीं पे है जहां पे ऑर्डिनरी हेल्पिंग वर्ब की होती है, बिटवीन दी सब्जेक्ट एंड दी मेन वर्ब। और बिटवीन सब्जेक्ट एंड द मेन वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, और हेल्पिंग वर्ब होती है 2 तरीके की दोस्तों। एक होती है ऑर्डिनरी जो केवल स्टेट बताती है, और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टेट बताने के साथ में कुछ कुछ कंडीशन भी बताती हैं, कोई खास बातें बताती हैं। बिल्कुल सेम है। अगर रियलिस्टिक बात की जाए वर्तमान में रहते हुए फ्यूचर के लिए या वर्तमान में रहते हुए भूतकाल के लिए, तो आप मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और यदि आप भूतकाल में कोई चीज नहीं की है और सोच रहे हो कि नहीं की है, और उसे सोचते कि नहीं की हो, और नहीं की है तो उसको सोच रहे हो कि नहीं की हो, यानी रिवर्स थिंकिंग कर रहे हैं आप, तो फिर दोस्तों आप सब्जेक्ट के बाद मोडाल्स लगाएंगे, मोडाल्स के बाद हैव लगाएंगे, और हैव के बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं इसका, मुझे और अच्छा लगेगा, चलिए इसको रहने देते हैं। यहां पे कहता हूं, मैंने कहा आज बारिश हो सकती है, मैंने लिखा इट मे रेन टुडे, मैंने लिखा इट मे रेन टुडे। मैंने कहा आज बारिश हो सकती है, मैंने कहा आज बारिश हो सकती है। और यदि मैं ये कहूं कि आज बारिश हो सकती थी, इसका मतलब नहीं हुई तभी तो कहूंगा कि बारिश हो सकती थी। अगर हो जाती तो ऐसा कहता ही क्यों? तो इट में मैं क्या लिखूंगा, इट मे हैव रेन्ड टुडे, इट मे हैव रेन टुडे। तो देखिए दोस्तों ये है डिफरेंस। एक इमेजिनरी यानी हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं तो उसमें मोडाल्स के बाद वर्ब हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और अगर नॉर्मल रियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करोगे आप तो फिर मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज मोडाल्स पे पहला वीडियो। मुझे कमेंट पे जरूर अपनी राय दें कि आपको जो मेरा कोचिंग ये सेटअप कैसा लगा, और ऐसे ही मैं पढ़ाऊं तो आपको कैसा रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।